So this is Unit 1, Perception of Indian Philosophy, Unit 1. सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस ऑफ दिस वर्क. सो वी आर बेसिकली रीडिंग द न्याय बिंदु बाय धर्म कीर्ति एंड दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अ कॉमेंट, this is by न्याय बिंदु by धर्मोत्तरा एंड दिस पर्टिकुलर एक कमेंट है बाय धर्म कीर्ति. तो उन्होंने धर्मोत्तरा के वर्क के ऊपर अपने खुद का इंटरप्रिटेशन दिया. यू कैन टेक इट एज दैट. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस ऑफ दिस वर्क, कि ये जो पूरा हम टेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं, वट एवर पोर्शन, द फर्स्ट 50 पेजेस फॉर यूनिट 1 एंड 2 जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस, व्हाट डज इट टॉक अबाउट, उसका पर्पस क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे ऑल सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन इज प्रोसीडेड बाय राइट नॉलेज, देयरफॉर दिस नॉलेज विल बी हियर इन्वेस्टिगेटेड. तो एक लाइन में हमें सब्जेक्ट मैटर और पर्पस बता दिया है. हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? नॉलेज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज, राइट नॉलेज. और उसका पर्पस क्या है? कि राइट नॉलेज से ही सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन होता है. In this sentence, the importance of the subject of the present work is pointed to. The body of a literary work indeed has a double aspect. It consists of words and subject matter. The words in the present case have known the purpose and to convey their meaning. They will not be analyzed. तो कोई भी एक लिटरेरी टेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं ना, अगर हम उसके सिर्फ वर्ड्स को ही देखें, उसका दो अलग अलग डिस्टिंक्ट मीनिंग्स होते हैं. एक है उसके वर्ड्स और दूसरा उसका सब्जेक्ट मैटर. ठीक है. अब वर्ड्स जो है वो सिंगुलरली अगर हम देखें तो उनका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग्स हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को जो हमने टेक्स्ट में यूज़ किया है, उस टेक्स्ट में वो वर्ड किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करा और उसका मीनिंग क्या है. ठीक है. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सब्जेक्ट जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो इट रिफर्स टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस वगैरह. साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसी बॉडी हो जाती है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो वर्ड एक अलग चीज़ है और उसका उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज होता है, वो अलग चीज़ है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने वर्ड्स का यूज़ किया है उनका मीनिंग क्या है, वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. If the subject matter were of no use, no work could be devoted to an inquiry into it, just as no reasonable man would ever undertake an inquiry about the teeth of the crow, because this would serve no purpose. तो जब तक उन वर्ड्स काउंट्स, उस सब्जेक्ट मैटर का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस टेक्स्ट का हमारा सब्जेक्ट मैटर है राइट नॉलेज, जब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, उस सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग नहीं होगा, तब तक उसके बारे में पढ़ने से, जानने से देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. विशिंग टू शो दैट दिस ट्रीटीसी डिजर्व्स टू बी रिटन, द ऑथर पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर. तो अब हम इस पूरे इसमें इस पोर्शन में हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि ऑथर ने जो लिखा है वो क्यों लिखा है, मतलब हाउ इट इज़ वैलिड, हाउ इट शुड बी स्टडीड, वाई इट शुड बी स्टडीड. हम वो रीज़न देखेंगे. इसको बेसिकली एक जस्टिफिकेशन है टेक्स्ट का कि इसके लिखने का पर्पस क्या है, ये लिखा क्यों गया. Because all successful human action is preceded by right knowledge, therefore this must be investigated, and with this aim the present treatise is undertaken. तो क्योंकि सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन बिना राइट नॉलेज के नहीं हो सकता, राइट नॉलेज के कारण होता है, इसीलिए हम राइट नॉलेज को पढ़ेंगे ताकि हम सक्सेसफुल एक्शंस कर सकें. Such is the meaning of prefatory sentence. By making this statement, viz. By stating that right knowledge, the subject matter of this treatise, is the cause of all successful human action, the importance of a theory of cognition is alone stated. तो हम यहाँ पर नॉलेज की इंपॉर्टेंस, हम जैसे ही हमने बोला कि सारे सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन राइट नॉलेज की वजह से होता है, हमने राइट नॉलेज की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश कर ली कि राइट नॉलेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. बिना राइट नॉलेज के हम सक्सेसफुल एक्शंस नहीं कर पाएंगे. और वहाँ पर जैसे ही हमने राइट नॉलेज की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश की, राइट नॉलेज ही इस टेक्स्ट का सब्जेक्ट मैटर है, तो इस पूरे टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश हो गई कि सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शंस करने के लिए राइट नॉलेज ज़रूरी है और राइट नॉलेज के लिए ये टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है. But by making such a statement, the subject matter, its aim and its fitness are indicated. Indeed, when it is being stated that right knowledge, the source of all successful human action, will be analyzed in the present work, it is also implied that right knowledge is the subject matter of this literary composition. Its aim is an analysis of the phenomena of knowledge, and the work itself represents the means through which the analysis is achieved. तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है, इससे हम पता कर पाएंगे कि हम कैसे राइट नॉलेज को अचीव कर सकें, क्योंकि जब हमने कहा है राइट नॉलेज, इसका मतलब कोई ऐसी नॉलेज भी एग्जिस्ट करती है जो राइट नहीं है, तभी हमें उसके आगे प्रीफिक्स राइट का यूज़ करना पड़ा है. तो हम इसमें देखेंगे कि हाउ डू वी इस्टेब्लिश नॉलेज फ्रॉम राइट नॉलेज फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम नॉलेज.
directly stated is thus only one point, the importance of the subject matter. The other points, its fitness, etc., are then implicitly understood. The prefatory sentence alone is not adequate to give a direct statement of the subject matter, the purpose and the connection between them. By naming directly only one point, it indirectly alludes to all three. The word knowledge points here to the subject matter. The words will be investigated to the purpose. तो हमने जब उसमें देखा कि दिस विल बी इन्वेस्टिगेटेड, इसका मतलब ये हमारा पर्पस है टेक्स्ट का. इस टेक्स्ट का पर्पस क्या है कि हम राइट नॉलेज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट नॉलेज को नॉलेज से या रॉन्ग नॉलेज से हम अपार्ट करके इस्टेब्लिश करेंगे. The purpose here meant is double. For the author it is the task of composing the work, whilst for the student it is the task of studying it. तो पर्पस दो है. जब हमने बोला दिस विल बी इन्वेस्टिगेटेड, ये हमारा पर्पस है कि हम राइट नॉलेज को इन्वेस्टिगेट करेंगे. यहाँ पे हमारे डबल मीनिंग है पर्पस का. ऑथर की तरफ से पर्पस ये है कि वो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए मैटर देगा, वो इस टेक्स्ट को लिखेंगे. एंड स्टूडेंट के लिए पर्पस ये है कि हम उस टेक्स्ट को पढ़ के इस राइट नॉलेज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, समझेंगे. तो हमें ये पढ़ना है, ऑथर को हमें पढ़ाना है. दिस इज़ द डबल पर्पस. मतलब ये एक पर्पस, दिस विल बी इन्वेस्टिगेटेड, दिस नॉलेज विल बी इन्वेस्टिगेटेड, इसके दो पर्पस है, ऑथर के पर्सपेक्टिव से एंड स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से. It is answered that its purpose is an analysis of knowledge. It is written by the author in order that he may himself become the teacher for those who are being instructed in theory of cognition, and it is studied by the pupils desirous of acquiring for themselves the instruction delivered by the master. An analysis of knowledge is thus the purpose of both the composition and the study of work. No word in the prefatory sentence indicates the connection between the subject matter and the purpose. It must be supplied from the context. तो सब्जेक्ट मैटर हमारे पास हो गया राइट नॉलेज, पर्पस हो गया राइट नॉलेज का इन्वेस्टिगेशन. अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन हम इस कॉन्टेक्स्ट पे पता चलेंगे जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं. इंडीड व्हेन अ रीजनेबल मैन इज वर्किंग एट दिस ट्रीटीसी फॉर द सेक ऑफ एन एनालिसिस ऑफ राइट नॉलेज, दिस ट्रीटीसी इज जस्ट अ मीन्स ऑफ अटेनिंग हिज पर्पस एंड देयर इज नो अदर. Thus it is clear that the relation between this treatise and its aim is that of an expedient and the thing to be expedited. तो सब्जेक्ट मैटर और पर्पस का रिलेशन क्या है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक किसी भी स्टूडेंट का एम है, और इस टेक्स्ट का पर्पस क्या है कि वो राइट उसी एम को हमें बताएगा कि हाउ डू वी रीच दैट एम. तो यहाँ पर हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया कि जो सब्जेक्ट मैटर इस टेक्स्ट का है वो एक स्टूडेंट का एम है, वो स्टूडेंट उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहता है, और इसका पर्पस क्या है टेक्स्ट का कि वो उस सब्जेक्ट मैटर को समझाए कि हाउ डू वी अचीव दैट सब्जेक्ट मैटर, और वही एम को अचीव करने का तरीका. सो दिस इज़ हाउ वी रिलेट द सब्जेक्ट मैटर एंड द पर्पस. However, the admissibility of stating these topics at the beginning can be questioned, since even if they are stated, no reasonable man will accept them without further evidence before having looked into the book. This is true. Without a foregoing study of the book of the book, these topics, although stated, cannot be appreciated. But when stated, even without being authenticated, they provoke the spirit of inquisitiveness by which people are incited to work. Indeed, when reasonable men presume that a thing may be of some use to them, they set to work. Whereas when they suspect that it is of no use, they give it up. Therefore, the author of a scientific work is especially expected to make at the beginning a statement about the connection between his aim and the subject matter, for it is all very well for writers of romance to make false statements in order to amuse, but we cannot imagine what would be the aim of a scientific author if he went at the length of misstating his subject matter. तो अब जब तक किसी ने बुक नहीं पढ़ी है, हम कैसे इस्टेब्लिश कर ले कि ये बुक ऑथेंटिक है. इस बुक से जो हमें पता चलेगा वो एक्चुअली में वर्दी है, क्योंकि पता चला कि हमने 500 पेजेस की बुक पढ़ ली एंड पता चला कुछ भी नहीं निकला. तो दैट इज़ वाई जो साइंटिफिक वर्क्स लिखते हैं, जैसे कि ये एक साइंटिफिक टेक्स्ट ऑथर इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो जो लिखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बिगनिंग ऑफ द बुक, बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट ही इस्टेब्लिश कर दे कि सब्जेक्ट मैटर और एक स्टूडेंट के एम का डायरेक्ट कनेक्शन इस बुक के थ्रू उन्हें मिल रहा है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ गुड बुक. और ये बुक जो है वो स्टूडेंट्स में इंक्विजिटिवनेस, क्यूरोसिटी पैदा करे, तब ही जाकर कोई इस बुक को पढ़ने से पहले कंप्लीट करेगा. क्योंकि बिफोर यू हैव रेड द बुक कोई बोल नहीं सकता कि हाउ द बुक इज़, कि उसका कोई एविडेंस नहीं दैट द बुक इज़ एक्चुअली गुड. तो एट द बिगिनिंग इसीलिए ऑथर ने स्टेट कर दिया है कि देयर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ द बुक. ये बुक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक जो है वो सब्जेक्ट मैटर एंड एम एंड ऑल ऑफ दैट, टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ. Neither do we see that this actually occurs. Therefore, it is natural to expect inquisitiveness concerning such works. If it were not stated, the student might possibly think that the subject matter served no purpose at all, as an inquiry about the teeth of a crow, or that was irrealizable. As example, the instruction to adorn oneself with the demon Takshaka's crest jewel which releases from fever, or that its aim was undesirable. तो पहले ही सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस स्टैब्लिश करना ज़रूरी है. अगर ये नहीं रहेगा तो
पॉसिबल है कि स्टूडेंट रियलाइज़ ना कर पाए कि इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये बुक मतलब मे बी ये बुक जो है वो वर्दी ही नहीं है टू बी रेड. Like the instruction about the ritual to be followed at the remarriage ceremony of one's own mother, or that the aim could possibly be attained in an easier way than through this book, or again that it was altogether useless. If any such presentiment of uselessness arises, reasonable men will not apply themselves to the study of the book. By stating the subject matter, etc., some useful purpose is always suggested that this checks the suspicion of uselessness. Reasonable men are thus incited to take action. Thus, it is clear that the connection between the subject matter and the purpose is stated in order that the book may be credited with efficiency, since such consideration incites human activity. तो सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस को स्टेट करने का मतलब यही है ताकि कोई पहले से ही अज्यूम ना कर ले कि ये बुक यूजलेस है, ऐसे पढ़ के कोई मतलब नहीं है, एंड वो क्यूरियस हो जाए सब्जेक्ट मैटर को पढ़ के, पर्पस को पढ़ के, बिगिनिंग में ही पढ़ के उसे फील हो जाए कि दिस बुक इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर देम. राइट नॉलेज डिफाइन. अब हमने सब्जेक्ट मैटर और पर्पस के बारे में पढ़ दिया है, जिसमें इन्होंने बुक को भी डिफाइन कर दिया है, बुक के कंटेंट को भी जस्टिफाई कर दिया है, बुक के कंटेंट को भी जस्टिफाई कर दिया है, सब्जेक्ट मैटर, पर्पस, सबको जस्टिफिकेशन मिल गया. राइट नॉलेज इज नॉलेज नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड बाई एक्सपीरियंस. इन कॉमन लाइफ वी लाइकवाइज से दैट अ मैन हैज स्पोकन ट्रूथ व्हेन ही मेक्स us reach the object he has first pointed out. Similarly, we can also that knowledge is right when it makes us reach an object it did point to. But by making us reach an object, nothing else is meant than the fact of turning our attention straight to the object. Indeed, knowledge does not create an object and does not offer it to us, but in turning our attention straight to. तो अब जब हम बोल रहे हैं, हम राइट नॉलेज को डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 अभी तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है. पहली चीज़ कि राइट नॉलेज जो है ना, वो एक्सपीरियंस से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होती है, यानी सेंस परसेप्शन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर स्टेट कर दी गई है कि ऑथर सेंस परसेप्शन को वेटेज देता है कि जो भी एक्सपीरियंस से हमें पता चल रहा है वो राइट नॉलेज से हमें पता चलने वाली चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, दोनों इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही है. दूसरी चीज़, राइट नॉलेज हमें उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कराती है, इट पॉइंट्स आउट टू द राइट ऑब्जेक्ट. अब राइट नॉलेज जो है ना तो वो ऑब्जेक्ट को खुद क्रिएट करती है, ना वो हमारे अटेंशन को कुछ करती है. इट डजंट डू दैट. ओके, इट डज़ नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड डज़ नॉट ऑफर इट टू अस. ना वो ऑब्जेक्ट को हम तक लेकर आती है और ना वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है. वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ राइट नॉलेज जो हमें उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कराती है. ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग एंड आपके सामने एक टेबल पड़ी है. अब वो राइट नॉलेज ही होगी जो आपको ये बताएगी वो टेबल आपके सामने पड़ी है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि टेबल जैसी चीज़ कुछ एग्जिस्ट करती है, टेबल क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी, आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे. सो आपको राइट नॉलेज के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि आपको उस टेबल की नॉलेज थी और वो नॉलेज राइट थी. आपको ये पता था कि वो टेबल ही है, वो कोई चेयर या कोई सोफ़ा या कोई बेड नहीं है. उसी से आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एक टेबल है. तो इट इज़ राइट नॉलेज जो हमें राइट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करती है. अगेन, indeed, knowledge does not create an object and does not offer it to us, but in turning our attention straight to the object, it makes us reach it. Again, to turn a man straight to the object is nothing else than to point it out as an aim of a possible purposive action. सो उसका पर्पस ये है कि राइट नॉलेज से क्या होता है कि हमारा अटेंशन राइट ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, और राइट ऑब्जेक्ट की तरफ जाने की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट में एक पर्पसिव एक्शन ढूंढ सकते हैं. क्योंकि आपको पता था कि आपके सामने जो चीज़ रखी है वो एक टेबल है, और आपका पर्पस क्या था कि आपके पास कुछ बहुत ही हैवी चीज़ें हैं जो आपको कहीं पे रखना है. सो क्योंकि आपको पता था कि आपके सामने एक टेबल है, आपने अपना सामान उसके ऊपर रख दिया, तो आपका एक सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन हो गया. सो दिस इज़ बिकॉज आपको राइट नॉलेज पता है कि वो आपके सामने जो टेबल है, जो ऑब्जेक्ट रखी है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो टूटेगी नहीं. सो दिस इज़ व्हाट राइट ऑब्जेक्ट डज टू यू, कि वो आपको एक तो राइट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करती है, राइट नॉलेज, एंड राइट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करने की वजह से हम एक पर्पस से एक सक्सेसफुल एक्शन कर पाते हैं. Indeed, one should not imagine that knowledge has the power forcibly to incite a man against his will. तो ऐसा नहीं है कि राइट नॉलेज है ज़बरदस्ती उस तरफ लेकर जा रही है, हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया. हमारी विल हमारे कब्जे में. इट्स नॉट दैट इट टेक्स अस अगेंस्ट आवर विल. फॉर दिस वेरी रीजन, एज विल बी स्टेटेड लेटर ऑन, द ओनली अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ कॉग्नाइजिंग इज सिंपली अ डिस्टिंक्ट कॉग्निशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन कॉग्नाइज्ड. मैन हैज़ बीन eo ipso turned towards it and the object reached. The proper function of cognition is thus at an end just after the object has been cognized. तो इस reason की वजह से ही the only ultimate reason of an act of cognizing is simply a distinct cognition.
उसको कॉग्नाइज करना, यानी कि उसको रिकग्नाइज करने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन कॉग्नाइज्ड, मैन हैज़ बीन टर्न टूवर्ड्स इट एंड द ऑब्जेक्ट रीच्ड. जब हमने ऑब्जेक्ट को कॉग्नाइज कर दिया, कॉग्निशन में सिर्फ और सिर्फ सेंस नहीं आता है, सेंस के साथ साथ परसेप्शन भी आता है. सेंस करना मतलब बस हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया, दैट इज़ रिकॉग्निशन, दैट इज़ नॉट इवन रिकॉग्निशन. उसमें कॉग्निशन आता ही नहीं है कि हमने सिर्फ उसको देख लिया. नो, उसको देखने के बाद वी अंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी समझी, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़, एवरीथिंग. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तब हम बोलेंगे कि कॉग्निशन की प्रोसेस पूरी हुई है. और कॉग्निशन की प्रोसेस के बाद ही हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाएंगे. द प्रॉपर फंक्शन ऑफ कॉग्निशन इज दैट एंड जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन कॉग्नाइज्ड. For this very reason, cognition is concerned with an object not yet cognized, but when it has been first cognized, the same act of cognition has also drawn the attention of man and has made him reach the object, that is, reach it by his cognition. Any further act concerning that very object cannot be regarded as its cognition. Consequently, the purposive action directed towards an object already cognized will not be act of cognizing it. सो द बेसिक एम ऑफ कॉग्निशन इज़ कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं पता है, हमने ऑब्जेक्ट को देखा और उसको कॉग्नाइज करा, दैट इज़ वॉट द एम ऑफ कॉग्निशन इज़. Okay, and consequently a purposive action directed towards an object already cognized will not be an act of cognizing it. So turning now to the different modes of cognition, we see that when an object has been apprehended by direct experience, it has been converted into an object of possible purposive action through sense perception. Because we see that sense perception has pointed out an object when the function of that knowledge which consists in making us feel its presence in our ken is followed by a construction of its image, therefore we say that an object has been pointed out by sense perception when it is cognized as something directly perceived. तो अब cognition के हम दो तरीके देखेंगे, direct perception, indirect. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस. डायरेक्ट एक्सपीरियंस में आ जाता है सेंस परसेप्शन, कि हमारे सामने वो चीज़ रखी है, हम डायरेक्टली उसको परसीव कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. वो चीज़ इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस, या मतलब वी आर हैविंग इट, वी हैव अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट वेरी मोमेंट. उसी मोमेंट पर, उसी टाइम, उसी स्पेस में हम उसका एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस. एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें मिलता है सेंस परसेप्शन के थ्रू. Inference or indirect cognition differs in it that it points out the mark of the object and by thus indirectly making sure its existence submits it as an object of possible purposive action. Thus, it is that sense perception points out a definite object, that is, an object localized in time and space which appears before us directly, and inference likewise points out a definite object by way of the mark it is connected with. तो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हम सेंस परसेप्शन के थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं. एंड इनडायरेक्ट कॉग्निशन मतलब इन्फ्रेंस के थ्रू. और इन्फ्रेंस में हम एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली परसीव नहीं कर रहे, डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका एक मार्क, उसका एक फिगर, उसका एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, नथिंग एल्स. वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने डायरेक्टली प्रेजेंटेड या परसीव नहीं है. What differs from them is not right knowledge. Knowledge is right when it makes us reach the object, and it makes us reach it when it has pointed to an attainable object. But an object pointed out in some different way, not according to the above mentioned two methods of right knowledge, is either absolutely unreal, as example now. तो अब इन दोनों से, अब दो हमने वैलिड फॉर्म्स देख लिया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस सेंस परसेप्शन और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस या इनडायरेक्ट कॉग्निशन दैट इज़ इन्फ्रेंस. अब इन दोनों से, ये दोनों है राइट नॉलेज के ज़रिए, ठीक है, इन दोनों से हमें जो पता चलता है दैट इज़ राइट नॉलेज. अब इसके अलावा देयर इज़ अनदर वे, देयर आर डिफरेंट वेज फॉर नॉट राइट नॉलेज. इट इज़ व्हेन इट मेक्स अस रीच द ऑब्जेक्ट एंड इट मेक्स अस रीच व्हेन इट इज़ पॉइंटेड टू एन ऑब्जेक्ट pointed out in some different way, not according to the above two mentioned methods, is either absolutely unreal. तो सेंस परसेप्शन और इन्फ्रेंस के अलावा जो डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉग्निशन से हम ऑब्जेक्ट तक रीच करते हैं, वो दोनों, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट्स रियल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स अनरियल है. जैसे कि डेजर्ट में हमें पानी दिखता है, तो इट्स जस्ट विजन. बहुत गर्मी है, पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सूखा है, लेकिन उसमें अगर हमें पानी दिख रहा है, मिराज दिख रहा है, दैट इज़ एन अनरियल थिंग. तो इन्फ्रेंस और सेंस परसेप्शन के अलावा जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, दे आर ईदर अनरियल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, or it is uncertain to as to whether it exists or not. Example, every problematic object. Since there is no such object in the world which at the same time would be existing and non-existent, therefore such a problematic object can never be exist. And all imagination which is not produced by the real mark of the object, which operates freely without taking notice of limitation by reality, can but refer to problematic fact
about which we neither know that it exists or not, it does not exist. Such an object can never be reached. Therefore, every cognition other than perception or inference is not a source of right knowledge, since it presents an object which cannot be reached, an object which is either absolutely unreal, uncertain as to whether it exists or not. तो यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं न्यायबिंदु के, धर्मोत्तरा एंड धर्मकीर्ति, दोनों ने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है कि इन्फ्रेंस और सेंस परसेप्शन के अलावा कोई और फॉर्म्स ऑफ कॉग्निशन नहीं है जिससे हमें राइट नॉलेज मिलेगी. इल्यूजन एक फॉर्म ऑफ कॉग्निशन है. इल्यूजन हुआ हम एक डेजर्ट में हैं, बहुत गर्मी है और हमें दिख रहा है कि दूर से बहुत सारा पानी है, ये हमारा इल्यूजन है. ठीक है, हमारी इमेजिनेशन है कि हम कई चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनवैलिड फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन है जिससे हमें नॉलेज तो मिलती है लेकिन वो नॉलेज राइट नहीं होती है, और क्योंकि वो नॉलेज राइट नहीं होती तो हमें सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन नहीं होता है. Sentient beings strive for desired ends. They want that knowledge which leads them to the attainment of objects fitted for successful action. The knowledge that is investigated by the theory of cognition is just the knowledge they want. Therefore, right knowledge is knowledge which points to reality, a reality which is capable of experiencing purposive action. तो right knowledge वो है जो हमें राइट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करती है, और राइट ऑब्जेक्ट वही है जो कि रियलिटी है, जो कि एक्सपीरियंस से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं की जा सकती है. तो इट इज़ द राइट ऑब्जेक्ट इज़ वन विच इज़ रियल, जो कि रियल है और केपेबल है ऑफ एक्सपीरियंसिंग पर्पसिव एक्शन, कि उस ऑब्जेक्ट को जानने के बाद वी कैन डू पर्पसिव एक्शन, सक्सेसफुल एक्शन, कोई पर्पस हम अपना फुलफिल कर सकते हैं. एंड दैट ऑब्जेक्ट अलोन विच हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय सच राइट नॉलेज कैन बी रीच्ड. That is clearly and distinctly cognized, because as we have stated above, we understand by reaching an object its definite cognition. Now, if there is a divergence between what is pointed out by our cognition and the real object, the latter has either a different quality or a different place or a different time. तो अब मान लीजिए कि मान लीजिए सेंस परसेप्शन के थ्रू या इन्फ्रेंस के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट तक हमने रीच किया. ऑब्जेक्ट तक रीच करना मतलब उसको कॉग्नाइज करना, उसका कॉग्निशन होना. मान लीजिए कि हमने उसका कॉग्निशन किया, लेकिन कॉग्निशन करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑब्जेक्ट के रियल इन्फॉर्मेशन से अगर करस्पॉन्ड नहीं कर रही है, दैट मीन्स देयर हैज़ बीन अ फॉल्ट. अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए. इंडीड एवरी वेरिएशन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स द कैरेक्टराइज्ड ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट. छोटे से छोटा वेरिएशन भी अगर होता है तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है. When we say that the real object is other, we mean that it has another quality or another place or another time than what is contained in our cognition. तो अगर छोटी सी भी कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस होता है हमारे कॉग्निशन में और रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि या तो उसके क्वालिटी में डिफरेंस है, या उसके प्लेस में डिफरेंस है, या उसकी टाइम में डिफरेंस है. Thus, cognition representing one form of the object is not to be considered as a right cognition when the real object has a different form. Example, the yellow conch shell seen by the Daltonist is not a right cognition of this conch shell since this is really white. तो अगर हमें ऑब्जेक्ट के रियल कैरेक्टरिस्टिक से कुछ भी अलग हमारे कॉग्निशन होता है तो वो गलत है, इट इज़ नॉट वैलिड. जैसे कि इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जॉन्डिस से सफ़र करने वाले पर्सन का विजन जो है वो पेल हो जाता है, वो येलोविश हो जाता है. तो उसको ना विजन से येलोविश दिखने लगता है. वाइट थिंग जो है वो उस पेशेंट को येलोविश दिखेगी, पेल दिखेगी. तो अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वाइट शेल है, कॉर्न शेल है, ठीक है, वाइट शेल है जो कि वाइट कलर का है, लेकिन क्योंकि वो सफ़र कर रहा है एक डिजीज़ से, वो उसको येलो कलर की दिख रही है. तो यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया कैरेक्टरिस्टिक में कि उसे वो कोई दूसरे कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है और वो शेल एक्चुअली में वाइट शेल है. तो ये वेरिएशन भले ही छोटा सा वेरिएशन है, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. नीदर इज़ कॉग्निशन राइट व्हेन इट रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमने देखा कि कॉर्न शेल के केस में उसकी क्वालिटी बदल गई, उसका कलर कोई दूसरा था, कोई दूसरा कलर आ गया, वो कॉग्निशन इज़ नॉट राइट. कॉग्निशन तब भी राइट नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट की जो प्लेस है वो गलत है. फॉर एग्जाम्पल, द रेडियंस ऑफ अ जूल सीन थ्रू द चिंक इन अ डोर व्हेन मिस्टेकन फॉर द जूल इटसेल्फ व्हिच इज़ इन द रूम बिहाइंड द डोर. तो मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जो हीरे मोती मतलब जो भी जूल्स होते हैं वो लाइट में चमकते हैं. तो चमकने के कारण कई बार हमें लगता है कि चमक कर जो लाइट है वो बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट कहीं और प्लेस्ड है, बट एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं और होती है. तो यहाँ पर हमें उसकी प्लेस में कन्फ्यूजन हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट की रियल प्लेस कहीं और है, लेकिन हमें कॉग्नाइज क्या हुआ कि वो कहीं और रखा हुआ है, वो जूल कहीं और रखा हुआ है. तो यहाँ ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे क्वालिटी में डिफरेंस हो जाता है. यहाँ पर हमने देखा प्लेस का डिफरेंस हो जाता है.
is not right cognition of this Joule, nor is our cognition right when it represents the object as existing at a time when we really do not perceive it. Example, seeing in a dream at midnight an object which we really have seen at noon cannot be considered as a right cognition of an object really present at midnight. तो हमने देखा अगर क्वालिटी बदल गई है, अगर प्लेस बदल गई है, उसी तरीके से अगर टाइम बदल गया है कि मान लीजिए कि एक रियल ऑब्जेक्ट था, आपने कोई चीज़ देखी और फिर उसी ऑब्जेक्ट का आपको रात को सपना आया, तो जो आपको ड्रीम में वो ऑब्जेक्ट दिखा वो एक्चुअल में आप उस समय पर उस ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर रहे हो. उस ऑब्जेक्ट की टाइम वो किसी और टाइम में एग्जिस्ट करा था और आप उसको अब अपने सपने में देख रहे हो. तो फिर यहाँ पे हमें एक डिफरेंस ऑफ टाइम दिख गया. तो डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, प्लेस और टाइम, तीनों में अगर कहीं भी छोटा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो वो कॉग्निशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट कैन बी ऑब्जेक्टेड दैट अ कॉग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ओन फॉर्म और इट्स ओन प्लेस कैन बी एडमिटेड, बट टू कॉग्नाइज इट्स ओन टाइम, द यूनिक मोमेंट to which its real existence is confined, is impossible. However, we do not maintain that it should be reached by distinct cognition at that very moment to which its existence is confined. We have the moment of sensation and the different moment of distinct perception. We maintain that we can distinctly cognize that very object whose existence was confined to a previous moment. The unity which thus appears to exist between different moments is the unity produced by the synthesis of distinct apprehension and represent in reality a chain of momentary existences. अब यहाँ पर वो बात करें कि हमने क्वालिटी और प्लेस में तो समझ लिया कि डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कई बार टाइम में डिफरेंसेस हो जाता है. क्योंकि एक डिफरेंस होता है कि एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपको कभी और आपके सामने हुई है, लेकिन उसके कुछ मोमेंट्स बाद आपने उस चीज़ को परसीव किया है. ठीक है, ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अ चेन ऑफ मोमेंटरी एग्जिस्टेंसेस. कि एक चेन ऑफ मोमेंटरी एग्जिस्टेंसेस होती है कि वो एवरी मोमेंट में वो एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जब बहुत सारे मोमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक चेन के जैसे फॉर्म हो जाता है. तो उस फॉर्म में कई बार उस तरीके से उस चीज़ को परसीव करने में कई बार एक डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाता है, बट दिस इज़ डिफरेंट. ये कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द रॉन्ग कॉग्निशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम परसीव कर रहे हैं, जैसे कि हमने ड्रीम का एग्जाम्पल लिया था. द प्रिफेटरी सेंटेंस यानी कि ऑल सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन प्रोसीड्स राइट नॉलेज वाला जो प्रिफेटरी सेंटेंस है हमारा, मेंशंस राइट नॉलेज विच प्रोसीड्स सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन, दैट इज विच इज़ द कॉज ऑफ इट. द कॉज एग्जिस्ट प्रीवियसली टू द रिजल्ट, देयरफॉर इट इज सेड दैट नॉलेज प्रोसीड्स एक्शन. If the word cause had been used instead of proceed, we might have understood that right knowledge is the immediate cause producing successful human action. But by using the word proceeds, its mere antecedence is elicited. Right knowledge is twofold. It either is intuitive, directly presenting to the mind the right way of action, or discursive, directing our attention towards a possible object of successful action. Of these two, only the last variety, that knowledge which stimulates persuasive action, will be here examined. It merely proceeds but does not directly produce successful action. When we acquire right knowledge, we must remember that we have seen before. Remembrance stimulates will. Will produces action and action reaches the object. Therefore, such knowledge is not a direct cause. In cases when purposive action presents itself directly, the aim is reached straight off and the process cannot be analyzed. But in cases when reasonable men strive and doubt, it may be analyzed. By intuitive knowledge, the aims of a man are attained directly. In such cases, men have no doubt about their aims. This makes an analysis impossible. Thus, it is that the word cause has been omitted and the word proceeds used in order to suggest that right knowledge, which is not immediately followed by action, is worthy of being analyzed. तो हम यहाँ पर इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि हम हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं. हमने सबसे पहले राइट नॉलेज का हमने मीनिंग देख लिया, उसको डिफ़ाइन बहुत अच्छी तरीके से कर दिया कि राइट नॉलेज क्या है और क्या चीज़ें हैं जो राइट नॉलेज में नहीं काउंट होती हैं, हमने उसको भी एलिमिनेट कर दिया. अब हम देख रहे हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं कि राइट नॉलेज जो है वो सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन को प्रिसीड करती है और ना कि उसका कॉज है. क्योंकि उसका कॉज होना मतलब कि राइट नॉलेज की इमीडिएटली बाद सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन होता है, लेकिन ये गलत है. राइट नॉलेज के इमीडिएटली बाद सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन नहीं हो रहा है, वो उसके पहले स्टेप्स में आता है. सो हम इसीलिए राइट नॉलेज को उसका कॉज नहीं बोल रहे क्योंकि उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन नहीं है. उसके बाद कुछ स्टेप्स होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है कि रिमेम्बरेंस remember that when we acquire right knowledge, we must remember what we have seen before. Remembrance stimulates will produces action and action reaches the object. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है. ऐसा नहीं है कि बस सीधे हमने राइट नॉलेज हमें मिली और हमारा सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन हो गया. राइट नॉलेज मिली,
उसके मिलने से हमारे अंदर डिटर्मिनेशन और विल प्रोड्यूस हुआ, उस विल के प्रोड्यूस होने से हमने उसका एक्शन उसकी तरफ वर्क किया और उसकी तरफ वर्क करने से हमारा एक्शन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है और इसी वजह से हम वर्ड प्रोसीड यूज़ कर रहे हैं और कॉज को यूज़ नहीं करें, क्योंकि कॉज एंड इफ़ेक्ट एक डिफरेंट रिलेशनशिप है जिसमें कॉज जो है वो एक इमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि है इफ़ेक्ट। तो कॉज के इमीडिएटली आफ्टर इफ़ेक्ट आता है, लेकिन राइट नॉलेज की इमीडिएट रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन नहीं है। Human action has an aim. That which is aimed at is an object, that which is desired. There are objects to be avoided and objects to be attained. An object to be avoided is an object which we wish to avoid. An object to be attained is an object which we wish to attain. There is no other class of objects different from these two. The indifferent object, since it is not desired, belong to the class of undesirable ones. तो अब human action का एक aim होता है और that which is aimed at is an object. तो ह्यूमन एक्शन जिस तरफ एम करता है, जिस चीज़ के लिए एम करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, पहले हैं इनडिफरेंट वंस या अनडिज़ायरेबल वंस, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, जिसको हम डिज़ायर नहीं करते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट जिसको हम डिज़ायर करते हैं, जो हमारा पार्ट होता है, जिसको हम विश करते हैं कि वी अटेन दैम, हम उनको ऑब्जेक्ट्स को पालें। तो ये दो ही कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एक जिसको हम अवॉइड करते हैं, दूसरा जिसको हम अटेन करने की कोशिश करते हैं। सक्सेस इज द एक्चुअल अटेनिंग और अवॉइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सक्सेस का मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को आप अवॉइड करना चाहते हैं आपने उसको अवॉइड कर दिया, और जिस ऑब्जेक्ट को अटेन करना चाहते हैं उसको अटेन कर दिया, वो होता है सक्सेस। When success is achieved by causes, it is called production, but when it is achieved by knowledge, it is called behavior. तो जब किसी कॉज की वजह से सक्सेस होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन। कॉज का इफेक्ट हुआ तो यानी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन हुआ। लेकिन जब हमने राइट नॉलेज के थ्रू सक्सेस को अचीव किया तो वो हो गया हमारा बिहेवियर। It consists in avoiding the avoidable and attaining the attainable. Behavior consisting in such activity is called successful action. तो बिहेवियर जिसमें हमें जो अवॉइड करना था हमने उसे अवॉइड कर दिया, जिससे हमें अटेन करना था हमने उसे अटेन कर दिया, उसे कहा जाता है सक्सेसफुल एक्शन। When the prefatory sentence mentions all successful human action, the word all is used to indicate the totality of objects but not the different ways of action. तो जब हमने बोला कि all successful human actions की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे कि सभी ऑब्जेक्ट्स, सभी सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शंस इसी राइट नॉलेज से मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टोटलिटी की, ओके, कि हम एक बात कर रहे हैं कि इन ऑल, सभी में, दैट लीविंग नो ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ का। Therefore, it is not meant that the above stated two varieties of purpose of action depend upon right knowledge, but it is suggested that every successful action, whatsoever it may be, the totality of actions depend upon right knowledge. Accidental success through false knowledge is impossible. तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने अवॉइड कर लिया, हमने अटेन कर दिया, उसका ऑल का इन दोनों वेराइटी से लेना देना नहीं है। ऑल का लेना देना है कि चाहे हम अटेन कर रहे हो चाहे हम अवॉइड कर रहे हो, जो जिन ऑब्जेक्ट को अवॉइड करना था, जिसको अटेन करना था उसे अटेन कर लिया, जिसे अवॉइड करना था उसे अवॉइड कर लिया, टोटलिटी में दोनों को मिला के वो है सारे सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन। तो ऑल का मतलब ये नहीं है कि अवॉइड करने वाले अलग एंड अटेन करने वाले अलग, दैट डजंट मीन ऑल की दोनों को कंबाइन करके हमारा ऑल हो गया। ऑल का मतलब है कि सारे, चाहे अवॉइड हो चाहे अटेन हो, कुछ भी हो, उससे हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन होते हैं वो राइट नॉलेज के थ्रू ही होते हैं। एंड आप लास्ट में लाइन देखेंगे कि एक्सीडेंटल सक्सेस थ्रू फॉल्स नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल, कि फॉल्स नॉलेज से हम एक्सीडेंटल सक्सेस पाना, कि मान लीजिए कोइंसिडेंट हो गया कि हमारे पास नॉलेज तो फॉल्स थी लेकिन बाय कोइंसिडेंस हमारा एक्शन सक्सेसफुल हो गया, वो इम्पॉसिबल है, वैसा हो ही नहीं सकता है। अगर हमारा एक्सीडेंटली भी एक्शन सक्सेसफुल है मतलब वो नॉलेज फॉल्स नहीं थी, वो नॉलेज ट्रू ही थी। Indeed, successful action is possible when knowledge is rightly constructed, the object whose existence has been pointed out by sensation, and this is done by right knowledge alone, not by wrong knowledge. How could cognition which is not rightly constructed its object lead to successful action? तो रॉन्ग नॉलेज से पॉसिबल ही नहीं है कि हम राइट ऑब्जेक्ट तक पहुँचे, सक्सेसफुल एक्शन तक पहुँचे। Wrong knowledge indeed does not lead to it. That knowledge which alone leads to it is right knowledge. तो सिर्फ
वो नॉलेज जो राइट ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है वो राइट नॉलेज ही है। अगर वो राइट ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है तो वो नॉलेज रॉन्ग हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि बाय एक्सीडेंट, बाय कोइंसिडेंस, बाय चांस हमारी नॉलेज तो गलत हो गई लेकिन एक्शन सक्सेसफुल हो गया या ऑब्जेक्ट हमने राइट अटेन कर लिया। For this very reason, it must be carefully investigated, and since it is the only cause of every successful human action, therefore the author, when stating this, has emphasized that all success is preceded by right knowledge. Thus, the meaning of the prefatory sentence runs as follows: because every efficient action is preceded by right knowledge, therefore this knowledge is investigated in the present TTC. और इसीलिए क्योंकि हर सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन का कॉज मतलब उसको प्रिसीड नॉट कॉज उसको प्रिसीड राइट नॉलेज ही करेगी। इस वजह से हमारे लिए राइट नॉलेज को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही इस पूरे प्रिफेटरी सेंटेंस का मतलब है कि जितने भी सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन है, चाहे वो अवॉइड करने वाले हो, अटेन करने वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सक्सेसफुल ह्यूमन एक्शन जितने भी है वो सब ही राइट नॉलेज उन सभी एक्शंस को प्रोसीड करता है। और इस ट्रीटीसी में, इस वर्क में हम लोग उस राइट नॉलेज को ही इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी राइट नॉलेज की डेफिनेशन देख ली है। The word investigated refers to the method adopted which consists in expounding the subject indirectly by refuting all contrary opinions. तो investigated का मतलब कि राइट नॉलेज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब कि हम एक सही उसकी डेफिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे और जितने भी गलत डेफिनेशंस है, फॉल्स ओपिनियंस है, उन सभी को हम हटा देंगे। They are fourfold in so far as they concern the number of varieties, their definition, their object and their result. तो चार तरीके से हम देखते हैं कि हमारे मेथड्स हैं, चार तरीके हमारे मेथड हमने अडॉप्ट किए हैं। वो है उनकी वैरायटी, उनकी डेफिनेशन, उनका ऑब्जेक्ट और उनका रिजल्ट। वेराइटीज़ ऑफ राइट नॉलेज। अब हम देखेंगे कि हमने राइट नॉलेज को डिफाइन कर लिया, जो राइट नॉलेज नहीं है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि राइट नॉलेज की क्या वेराइटीज़ होती है। इन ऑर्डर टू रिजेक्ट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द नंबर इट्स वेराइटीज़, इट इज सेड राइट नॉलेज इज टू फोल्ड। It is twofold. It has two varieties. By stating the number, the division into two varieties is indicated. There are two varieties of right knowledge. When the division into two varieties had been stated, it becomes possible to make a definition of right knowledge, which will consist of definitions confined to each variety separately. Otherwise, it is impossible to indicate a unique sense which would embrace all varieties. Therefore, the indication that there is a number of different varieties is nothing but an indirect way of stating that the essence of knowledge is double. Without mentioning the number that is the different varieties, it is impossible to express this double essence. The number has thus been stated at the beginning because this is the only way to specify the essence of knowledge. तो knowledge का essence उसकी दो varieties है और हमने यहाँ पर नंबर बहुत पहले से स्पेसिफाई कर दिया है ऑथर ने, so that there is no confusion later on, और हम उसका एक डबल एसेंस फील कर पाए, हम उसका टू फोल्ड मीनिंग समझ पाए। इसके लिए हमने पहले ही स्टेट कर दिया कि राइट नॉलेज जो है वो टू वेराइटीज़ की होती है। दो वेराइटीज़ जो है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो कि परसेप्टिव एंड इनडायरेक्ट जो कि इन्फ्रेंशियल। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था सेंस परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, ये उसी चीज़ को रेफर कर रहा है। द वर्ड फॉर डायरेक्ट नॉलेज, नॉलेज की दो वेराइटीज़ है, डायरेक्ट नॉलेज जो कि परसेप्टिव होती है जिसको हम सेंस परसेप्शन के थ्रू लेते हैं, और इनडायरेक्ट नॉलेज जो कि इन्फ्रेंशियल होती है जिसको हम इन्फ्रेंस के थ्रू इन्फर करते हैं। द वर्ड फॉर डायरेक्ट नॉलेज ऑफ परसेप्शन मीन्स नॉलेज डिपेंडेंट अपॉन द सेंसेस। डायरेक्ट नॉलेज यानी कि जो सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस मीनिंग ऑफ अ नॉलेज डिपेंडेंट अपॉन द सेंसेस इज सजेस्टेड बाय द एटिमोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ड, नॉट बाय इट्स actual use in philosophy. The idea of being dependent upon the senses contains as its implication the idea of direct knowledge, which is thus being suggested. This alone is the real meaning of the term perception. Therefore, any knowledge that makes the object appear before us directly is called perceptive. तो इस ट्रीटीसी के लिए हमने perception का, perceptive का मीनिंग पहले से ही इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि perceptive का हम फिलोसफी के वर्क में ही बहुत सारे मीनिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर दिस ट्रीटीसी परसेप्टिव का मतलब यही होता है कि जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रेजेंट है। If the proper use of the word involved nothing but dependence upon the senses, then sense knowledge or sensation alone could be called direct knowledge, but not the three remaining varieties of it, mental, sensation, etc. Thus, it is example that the Sanskrit word go cow, although it is etymologically received from the root come, to move, is actually used to express the idea of a cow. This idea is incidentally suggested by the fact of motion when it is inherent in the same object, but when it comes to be generally accepted to denote a cow, whether she moves or not. तो हम इसको perceptive क्यों बोल रहे हैं और हम इसको समथिंग डिपेंडेंट ऑन सेंसेस या सेंसेस को क्यों यूज़ नहीं करें? क्योंकि सेंसेस से देख लेने के बाद उसमें और उसकी मेंटल प्रोसेसेस उसके पीछे होती
तो परसेप्शन में वो सारी मेंटल प्रोसेसेस कंबाइन हो जाती है। सेंसेस से हमने सिर्फ देख लिया, वो काफ़ी नहीं है। उसको देखने के बाद उसका कॉग्निशन होता है, हम उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट करते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसको बाकी ऑब्जेक्ट से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसको देखने के बाद या उसको सेंस करने के बाद, या मान लीजिए कि हाँ आपने आपके सामने मान लीजिए समोसे पड़े, आपने समोसे की खुशबू सूंघ ली, तो बस आपने उसको स्मेल नहीं किया, उसको स्मेल करने के बाद आपके माइंड के अंदर मेंटल प्रोसेसेस हुई, उसका कॉग्निशन हुआ, उसका परसेप्शन हुआ कि ये किस चीज़ की स्मेल है, कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। स्ट्रॉन्ग है तो मतलब पास, ऑब्जेक्ट पास है, बहुत ही कम आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट दूर है। तो ये सारी प्रोसेसेस मिला के परसेप्शन बनाती है। The word for inference means etymologically subsequent measure. The word measure suggests an instrument by which an object is measured, that is cognized. A source of knowledge is thereby indicated whose characteristic senses coordination. It is called subsequent measure because it appears after the logical mark or middle term has been apprehended and its concomitance or major premise has been brought to memory. When the presence of the mark upon the subject, that is the minor premise, has been apprehended and the concomitance between the minor and the major term, that is the major premise, brought to memory, the inference or conclusion follows. Therefore, it is called subsequent. तो अगर हम inference को literally translate करेंगे, उसका मतलब होता है subsequent measure. तो इसको subsequent measure इसलिए बोला गया है बिकॉज हम लोग इसमें मेजर प्रीमाइस देखते हैं, मेजर प्रीमाइस के बाद माइनर प्रीमाइस आता है और उसके बाद इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं, कॉन्कॉमिटेंट करते हैं और उसके बाद निकल के आता है हमारा इन्फ्रेंस, जो कि हमारा कंक्लूजन है. द वर्ड एंड कनेक्टिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नॉलेज कोऑर्डिनेट्स परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस हैविंग इक्वल फोर्स. तो यहाँ पर हमने परसेप्शन को देख लिया, इन्फ्रेंस को देख लिया. परसेप्शन और इन्फ्रेंस के बीच में एंड का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि कोई भी दोनों में से दोनों फॉर्म्स बराबर वैलिड है, इक्वली वैलिड है, दोनों वेराइटीज़ का इक्वल फोर्स है. Just as perception is a source of right knowledge, because being always connected with some real object, it leads to successful purpose of action. Just the same is the case of inference. It likewise is a source of right knowledge, always connected with some real object, inasmuch as it leads to the attainment of an object circumscribed by its mark. So, it likewise is a source of right knowledge. So, यस, जैसे परसेप्शन इज अ सोर्स ऑफ राइट नॉलेज, जैसे कि परसेप्शन है क्योंकि वो डायरेक्टली रियल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, हमारे सामने वो प्लेस्ड है. उसी तरीके से इन्फ्रेंस भी जो है वो एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, करेक्ट वे ऑफ कॉग्निशन है, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा कनेक्टेड ही रहता है. उसी के मार्क और उसी के फॉर्म से इन्फ्रेंस निकल कर आता है. परसेप्शन डिफाइन हमने, अब देखते हैं कि परसेप्शन क्या है. सबसे पहले हम देख रहे हैं परसेप्शन. डायरेक्ट नॉलेज मीन्स हियर नीदर कंस्ट्रक्शन जजमेंट नॉर इल्यूजन. अब हमने डायरेक्ट नॉलेज में से कंस्ट्रक्शन और इल्यूजन दोनों को ही हटा दिया है. द वर्ड हियर इंडिकेट्स लोकलाइजेशन. तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट नॉलेज मीन्स हियर नीदर, तो हियर का मतलब कि हम लोग इस ट्रीटीसी के लिए, इस ट्रीटीसी को इस ट्रीटीसी के में जब बात कर रहे हैं उस टाइम पर इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ सिलेक्शन, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन के, इल्यूजन के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, बट फॉर हियर उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है और हम उसी मीनिंग को थ्रू आउट यूज़ करेंगे. दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज द फॉलोइंग वन. हियर दैट इज अमंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नॉलेज. दिस इज अ रेफरेंस टू द इंक्लूसिव होल डायरेक्ट knowledge. This refers to one part of it. A part is thus separated or selected from a whole because the latter is the general term with reference to the former. Direct knowledge is here taken as subject and the characteristics of non-constructive and non-elusive cognition are predicated. It is not a definition of its essence, what its essence is, and you and I very well know in general. It is a kind of cognition which makes us feel that the object are present to us directly. It is now intimated that it should be viewed as something non-constructive and something containing no illusion. तो हम लोग डायरेक्ट नॉलेज को एक तरीके से सीव कर रहे हैं, सीव करके हम उसकी इम्प्योरिटीज़ निकाल रहे हैं कि डायरेक्ट नॉलेज तो है लेकिन डायरेक्ट नॉलेज में इल्यूजन नहीं आता है, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं आता है. तो जो चीज़ कंस्ट्रक्टेड नहीं है और जो चीज़ इल्यूसिव नहीं है, इल्यूजन से नहीं बनी है, वो डायरेक्ट नॉलेज के अंडर आती है. It may be objected that since we do not very well know what these characteristics mean, we neither can know what direct knowledge is. But this is not so. We must not imagine that if the notions of non-constructive and non-elusive are not familiar to us, we must refer to them to some different special kind of direct knowledge which has been given this name and is here spoken of. The term direct knowledge or perception is familiar to everybody from its application to that variety of direct cognition which makes the object present to our sense faculties and which is invariably connected with them. This perception is referred to and the characteristics of being neither a construction nor an illusion are predicated. Not to be a construction means to
be foreign to construction, not to have the nature of an arrangement or judgment. Not an illusion means not contradicted by that underlying essence of reality which possesses efficiency. This essence consists of patches of color which are the substratum underlying the arrangement of parts in an object. Non-illusive means knowledge which is not at variance with this direct reality. तो हमने देख लिया कि नॉट अ कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इट डज़ नॉट हैव अ नेचर ऑफ अरेंजमेंट. हमने हमारी तरफ से रियलिटी को अलग तरीक़ों से अरेंज नहीं किया है, तो वो हमने खुद से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया. और इल्यूजन का मतलब कि वो रियलिटी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही है. जो रियलिटी का जो एसेंस है उस एसेंस से ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब वो नॉन इल्यूसिव है. However, as they stand, these two characteristics are intended to clear away wrong conceptions, not alone to distinguish direct from indirect cognition. The characteristics of not being a construction would have been alone quite sufficient for that. But if the second characteristic of not being an illusion were not added, the following misconception would not have been guarded against. There are some who maintain that the vision of a moving tree by an observer traveling by ship and similar perceptions are right perceptions because there is in the case that underlying reality which is not a construction. Indeed, a man acting upon such a perception reaches something which is a tree. Hence, it is supposed that the experience supports his perception. It would thus be consistent knowledge and so far would be direct and not as not being mere a construction. In order to guard against this view, the characteristic of not being an illusion has been inserted. It is an illusion, it is not a right perception, neither it is an inference, it is not derived from some mark in its restful aspect. No other way of cognition is possible. We maintain therefore that the vision of a moving tree is error. तो हमारा विजन, मान लीजिए कि हमें कोई मूविंग व्हीकल में बैठे हैं और उससे हमें दिख रहा है कि द ट्री इज़ मूविंग, तो अगर हमें ये कॉग्निशन हो रहा है कि ट्री खुद से मूव कर रहा है, ट्री चल के पीछे जा रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो ये एक इल्यूजिव विजन है, ये कंस्ट्रक्टिव विजन है, जो कि दोनों गलत है. हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उसको इल्यूजन के थ्रू हमें लग रहा है कि वो ट्री मूव कर रहा है, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्शन, इट इज़ नॉट एन इल्यूजन. तो ये कंस्ट्रक्शन क्यों है? कंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि हमने रियलिटीज़ को अरेंज करा है. हम ट्री को अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं और उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो वो हमें कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है कि ट्री मूव कर रहा है. और ये इल्यूजन क्यों है? क्योंकि हमारी एसेंस ऑफ रियलिटी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. हमारी रियलिटी ये है कि ट्री एक जगह पर स्टेशन है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये इल्यूजन भी है. If it is error, how we have to explain that a tree is nevertheless reached when acting upon such erroneous perception? The tree is not really reached upon it, since a tree changing its position in space is the definite image corresponding to the visual sensation, and a tree fixed on one plane is actually reached. Therefore, the object which has produced the sensation of a moving tree is not actually reached, and vice versa. The tree actually reached is not the object which has produced the visual sensation. Nothing at all is reached on the basis of this wrong cognition. If a tree is actually reached, it depends upon altogether different cognitive act. Thus, it is that the characteristic of non-illusion has been introduced in order to clear away the theory. तो हम कह रहे हैं कि पेड़ हम तक नहीं पहुंचा है, या जो चीज़ ने उस विजुअल सेंसेशन को पैदा किया है कि हमें वो ट्री मूविंग लग रहा है, वो पेड़ नहीं है. उस पेड़ के कारण हमें ये विजुअल सेंसेशन नहीं हुआ है. हमें विजुअल सेंसेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक पेड़ को अलग अलग मोमेंट्स में अलग अलग प्लेस में देखा, तो वो पेड़ की वजह से हमें वो विजुअल सेंसेशन नहीं हुआ कि पेड़ से कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है. बस वो बिकॉज ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ प्लेस हमें ऐसा इल्यूजन हुआ है. इसी वजह से इट इज़ नॉट दैट पेड़ हम तक पहुंचा है या वी हैव रीजन, नॉट नथिंग लाइक दैट. इसीलिए हमने उसमें से इल्यूजन और कंस्ट्रक्शन को हटा दिया है. डायरेक्ट नॉलेज डज नॉट हैव इल्यूजन और कंस्ट्रक्शन. However, the characteristic of non-illusion might also be taken as suggesting a difference between direct cognition and inference. In that case, the characteristic of neither construction would be directed against those contrary theories which include some synthetic activity of the intellect into direct perception. For indeed, inference as indirect knowledge is to a certain extent an illusion. The course it takes consists in having to deal prima facie with mental contents of general, unreal character and in asserting through them some real fact. On the other hand, what direct cognition prima facie apprehends is pure reality, not unreality. तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जो इन्फ्रेंस है वो भी एक फॉर्म ऑफ इल्यूजन है, क्योंकि हम उसमें कोई रियल ऑब्जेक्ट को तो परसीव कर ही नहीं रहे हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं, और हमें एक अनरियल, फॉर दैट मोमेंट वो ऑब्जेक्ट अनरियल है, तो हम उस अनरियल ऑब्जेक्ट से एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं. बस दैट इज़ नॉट सो, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट का मार्क फॉलो कर रहे हैं ना, हम उस ऑब्जेक्ट का एक मार्क फॉलो कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रियल है, भले ही वो किसी और स्पेस और डिमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो एक रियल ऑब्जेक्ट का मार्क फॉलो किया जा रहा है. In any case, one should not take non-illusive to be here an equivalent of consistent. Direct perception is nothing but a variety of consistent knowledge. This circumstance alone is sufficient for making it consistent. To repeat it would be useless. The meaning of the sentence would then be that kind of consistent knowledge which is called direct perception is free from construction and is consistent. Perfectly useless repetition.
That thus it is clear that non-elusive here means not contradicted by that underlying essence of reality which possesses efficiency. तो non-elusive का होने का मतलब है कि वो किसी भी तरीके से essence of reality से contradict नहीं हो रहा है. What kind of construction is here alluded to? अब हम बात करें कि it should not be a construction, तो हम किस construction की बात कर रहे हैं? Construction or judgment implies a distinct cognition of a mental reflex which is capable of coalescing with a verbal designation. A verbal designation is a word of speech through which something is denoted. To coalesce is with a word means such a condition when the denoted aspect of the object with its verbal aspect. तो verbal designation मतलब किसी चीज़ का words, किसी तरीके से words का use करना है एक object को describe करने में, और coalesce करना मतलब हम उस verbal aspect को उस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहे हैं कि हम जो हमारे वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. तो हम लोग वर्बल एस्पेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट का एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं. आर मिक्सड अप इन इट्स एप्रीहेंडेड एस्पेक्ट. दस व्हेन द डिनोटेड फैक्ट एंड द वर्ड डिनोटिंग इट हैव एंटर्ड इनटू वन एक्ट ऑफ कॉग्निशन देन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट हैव कोएलाइज्ड. A distinct cognition of such a denoted reflex is thus mentioned, which is capable of coalescing with a word. We may have indeed a distinct cognition in which the mental reflex has coalesced with its designation by speech. As example, the constructed cognition jar with a man to whom this word is familiar. It contains such a mental reflex which is accompanied by the word jar. तो construction का मतलब जैसे ही आपने एक word सुना jar, आपके mind में jar की image आ गई. तो यहाँ पर आपने construction किया क्योंकि आपने एक object को एक verbal designation के साथ designate किया हुआ, एक word के साथ आपने उस object को link किया हुआ है. तो जैसे ही आपके सामने प्रेजेंट हुआ द वर्ड जार, आपके माइंड में जार की एक इमेज आ गई, एक मेंटल रिफ्लेक्स आ गया. But we may also have mental constructions which, although not accompanied by corresponding words, are capable of being so accompanied. Example, the mental construction of a baby not knowing the import of words. If constructions referring to mental reflexes are accompanied by words alone here mentioned, the construction of those who do not speak would not have been included. तो हम यहाँ पर एक चीज़ और कर रहे हैं कि mental construction सिर्फ वर्ड से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बेबी है तो बेबी को भी मेंटल कंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, लेकिन वो मेंटल रिफ्लेक्शन जो है वो किसी वर्ड से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज उसे अभी वर्ड्स पता ही नहीं है, उसे वर्ड्स मीनिंग ही नहीं पता है. सो हम यहाँ पर उन मेंटल रिफ्लेक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ वर्ड से कनेक्टेड है, उसके अलावा भी. But since it is capable of coalescing, they are also included. Although the mental constructions of a newborn babe are not accompanied by words, they certainly are suitable for such a connection. Those that are connected are eo ipso also suitable. Thus, by inserting the word capable, both the primitive and the developed constructions are included. तो हम दोनों constructions को include कर रहे हैं जिसमें words included है और जिसमें words नहीं भी included है. It may be questioned that if mental constructions are not accompanied by words, how can we have the certainty that they are capable of being accompanied? We answer because their mental reflex is not limited strictly to the actually perceived. They are not limited in as much as the cause which would be a limit, the fact which would exactly correspond to them is absent. An object apprehended by acquaintance can produce in the mind only something limited to the actually present. As example, a patch of color producing a visual impression can only produce a mental reflex limited to that very patch. But constructed knowledge is not produced by the object actually apprehended, and therefore it is not a narrowly restricted mental reflex, since the factor corresponding to it does not exist. It is created by the synthesis of productive imagination. Why is it that such a construction of productive imagination is not produced by the object, that is the particular moment which is being apprehended? Because it does not exclusively depend upon what is present. A newborn babe indeed does not stop crying and does not press his lips upon his mother's breast as long as it has not produced a synthesis of the breast it sees before him with the breast it has experienced in the following existence. By thinking indistinctly, there it is. A cognition which unites former experiences with later ones has not its object present to it, because the former experience is not present. Not having its object present, it does not depend on it. An independent cognition is not a reflex, narrowly restricted to one momentary sensation, because the assembled factors which would exactly correspond to the synthetic image are absent. Such a synthetic image is capable of coalescing with a word. Sense knowledge is strictly dependent upon its object, since it is receptive only in regard to what is really present before it. And since the real object is a cause confining the reflex to itself, the corresponding cognition refers to a strictly limited reflex to something unique, which therefore is not capable of coalescing with a word. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे constructions जो हैं वो किसी न किसी verbally designated word के साथ ही coalesce हो. जैसे कि यहाँ पर हमने example देखा कि एक baby है, तो वो बेबी जैसे ही उसको एक मदर का ब्रेस्ट उसके माउथ तक रीच होता है, वो समझ आता है कि नाउ इट हैज़ टू प्रेस इट और उसमें से समथिंग टू ड्रिंक, द मिल्क विल कम आउट ऑफ इट.
सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि जहाँ पर बिना किसी वर्ड के फॉर्मर एक्सपीरियंस की हेल्प से उसने उस चीज़ का एक मेंटल रिफ्लेक्स अपने अंदर ले लिया और उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ओके दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द थिंग एंड दिस हैज़ टू बी डन. This equally applies to every particular sound of the speech. Although we admit that a particular sound can have a meaning, we nevertheless, just for the reasons stated above, maintain such non-constructiveness of the particular, the absolutely unique sound. Indeed, although the strictly particular sound can be significative, nevertheless, the cognition of an object associated with such verbal expression is a synthetic construction. तो हमने अभी देख लिया कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमें मेंटल रिफ्लेक्स होगा वो तभी हमें होगा जब वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि मेंटल रिफ्लेक्स जो है वो लिमिटेड नहीं है. वो एक प्रोडक्टिव इमेजिनेशन हो सकता है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन हो सकता है कि हमने 2-4 अलग अलग एक्सपीरियंस को साथ में ला के एक नया ही प्रोडक्शन करा और उसके बाद हमें सेम मेंटल रिफ्लेक्स हुआ जो हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखकर होता है. तो ये बात सही है कि हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सुना और उससे हमें एक पर्टिकुलर मेंटल रिफ्लेक्स हुआ, या फिर उससे एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्टली पर्टिकुलर साउंड को सुन के कॉग्निशन हुआ ऑब्जेक्ट का कि जो कि उस साउंड के साथ एसोसिएटेड है. लेकिन फिर भी जब हम उसको एक वर्बल एक्सप्रेशन दे देते हैं, वर्बल डेजिग्नेशन दे देते हैं, तो यहाँ पर हम एक सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ओके हम एक अपने वर्ड्स में उसको समझाने की कोशिश करें तो हमारा एक वर्बल डेजिग्नेशन देना उसका एक सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन करना हो जाता है, और इसीलिए इसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है. Now a sensation, since it is a reflex strictly limited to a unique particular object, cannot produce a reflex capable of being associated with it a word. It is not non-constructive. But an auditive sensation apprehends a strictly particular sound. This strictly particular sound has a double character. On the one side it is a sound, on the other side it can have a meaning. It follows that the strictly particular sensation of a sound corresponds to a mental reflex which is capable of coalescing with a word, and there you are. It is a construction. तो अब एक साउंड जो है, साउंड का भी एक डबल मीनिंग होता है. पहले तो वो साउंड इटसेल्फ है और दूसरी तरफ आ जाता है कि उस साउंड का मीनिंग क्या है. तो उस साउंड के मीनिंग में जब हमने मतलब उस साउंड के साथ जब हमने एक मीनिंग एसोसिएट कर दिया तो वहाँ पर हमने एक उसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने उसका एक वर्बल डेजिग्नेशन कर दिया. The object is not founded. It is true that the strictly particular sound may have this double character of a sound and a meaning, and that the meaning involves synthesis. Nevertheless, it is really apprehended in this double aspect, not as present fact, but as something which is experienced at the time of the formation of language, when sounds at first receive their conventional meaning. The fact that an entity has been experienced at the time it's bygone and does not exist at present, and just as that experience has now vanished, so is it impossible for a present object to be apprehended by past experience. Hence, an auditive sensation cannot directly grasp a sound and the meaning because it cannot apprehend now what has been experienced a long time ago. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने एक साउंड सुना तो वो साउंड है वो एक ऑडिटिव थिंग है, वो एक साउंड जो है उसमें एक साउंड के साथ साथ उस साउंड का एक मीनिंग भी है. मान लीजिए कि आपको कहीं से एक ड्रम रोल सुनाई दिया तो वो ड्रम रोल एक साउंड है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी और एक क्वालिटी और उसकी दूसरी क्वालिटी की जैसे आपने उस साउंड को सुना आपको अपना एक ड्रम रोल याद है कि यू क्विकली रिकग्नाइज्ड कि हाँ वो एक ड्रम रोल का साउंड है. तो मतलब उस साउंड का उसके साथ एक मीनिंग भी जुड़ा हुआ है. तो जैसे ही हमने उसको वर्बली डेजिग्नेट कर दिया कि दिस इज़ द साउंड ऑफ अ ड्रम रोल, देयर वी हैव मेड अ कंस्ट्रक्शन. वर्बल डेजिग्नेशन से हमने उस साउंड का एक कंस्ट्रक्शन कर दिया. The same kind of argument must be applied to the exceptional sagacity of the yogis. The meaning of all words is present to them. They know it directly. It is not synthetic knowledge. However, it does not grasp former experiences which had happened at the time of the formation of language. So, knowledge exempt from such construction, but it is not affected by an illusion produced by color blindness, rapid motion, traveling on board ships, sickness, or other causes, is perceptive right knowledge. तो अब ऐसे कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जो कि किसी इल्यूजन से अफेक्टेड नहीं है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, रैपिड मोशन बहुत जल्दी करने की वजह से हो गया, बोर्ड शिप पे ट्रैवल करना, सिकनेस, बाकी इन सभी चीज़ों को एग्जेम्प्ट करके जो हमें नॉलेज मिलती है कंस्ट्रक्शन से वो सभी परसेप्टिव नॉलेज है, राइट नॉलेज है. नॉलेज विच इज़ फ्री फ्रॉम कंस्ट्रक्टिवनेस, दैट इज कंटेन्स एन एलिमेंट दैट इज नॉट एन अरेंजमेंट और जजमेंट इफ इट इज एट द सेम टाइम नॉट एल्यूसिव, इज परसेप्टिव नॉलेज. दिस इज हाउ द सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड विद व्हाट फॉलोज, बिकॉज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एब्सेंस ऑफ इल्यूजन कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन टेकन टुगेदर एंड नॉट सेपरेटली. तो हमें परसेप्शन के डेफिनेशन में यहाँ पर ऑथर ने बहुत क्लियरली स्टेट किया कि परसेप्शन के डेफिनेशन में परसेप्शन की डेफिनेशन के साथ साथ ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये परसेप्शन ना तो एक कंस्ट्रक्शन है और ना ही एक इल्यूजन है. ये दोनों ही इसके डेफिनेशन का ही एक पार्ट है, उसके कोर कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है.
In order to point out this, it is said that knowledge which is free from construction, if at the same time it does not produce an illusion, is perceptive knowledge. Thus, it is shown that both these characteristics combined with one another determine a sense of perception. अब जैसे आप देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये एक आई डिजीज़ है. दिस इज कॉज ऑफ illusion located in the organ of sense. Rapid movement calls forth an illusion. As example, when we rapidly swing a firebrand, we have the illusion of a fiery circle. If we swing the firebrand slowly, we do not have it. Therefore, the swinging qualified the word rapid. This is a cause of delusion which is located in the object of perception. तो अब आप देखोगे कि कलर ब्लाइंडेडनेस ये है एक फॉल्ट इन द सेंस. हमारे ऑर्गन में फॉल्ट है, हमारे सेंस में फॉल्ट है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो हमारे सेंस में ही एक वो हुआ क्योंकि हमने कलर बाइंडेडनेस है तो हमारी सेंस में यहाँ पे ऑर्गन सेंस में देयर इज़ अ फॉल्ट इन इट. जब हमने रैपिडली एक बैंड को गोल गोल घुमाया तो हमें लगा कि एक सर्कल है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसी में फॉल्ट है कि जब उसको बहुत रैपिड मोशन में घुमाया. So it is located, this delusion is located in the object of perception. Traveling by ship produces illusion. When the ship is moving, a person standing on the deck has the illusion of moving trees on the shore. The word traveling points to this circumstance. Here illusion depends on the place where one is situated. तो आप देखेंगे कि हमारी इल्यूजन कितने अलग तरीके से हुआ. जो ऑर्गन में डिल्यूजन, परसेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट में डिल्यूजन, प्लेस में डिल्यूजन हुआ कि जिस प्लेस में है उस वजह से हमें लग रहा है क्योंकि वो मूव करे तो हमें लग रहा है कि ट्री भी मूव कर रहा है. डिसीज इज द डिस्टर्बेंस ऑफ वन ऑफ द थ्री ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी, दैट द गैशियस, द बिलियस एंड द फ्लेग्मी. तो डिसीज़ कब होता है कि जब तो हमारे बॉडी के थ्री ह्यूमर्स है, गैशियस, बिलियस एंड फ्लेग्मी, ये जो हमारे तीन बॉडी के जैसे वी कैन से तत्व एक तरीके से हिंदी में, इनमें डिस्टर्बेंस आता है तो जो हमें डिसीज़ आ जाती है. व्हेन द गैशियस प्रिंसिपल इन द बॉडी इज डिस्टर्ब, डिसीटफुल इमेजेस लाइक दैट ऑफ फ्लेमिंग पोस्ट अराइजेस. तो गैस ह्यूमर जो है, गैस तत्व जो है वो ऊपर नीचे होता है तो हमें फ्लेमिंग पोस्ट का जैसा इल्यूजन होता है. दिस इज एन इंटरनल कॉज ऑफ इल्यूजन, बट ईच ऑफ दीज कॉजेज वेदर दे बी लोकेटेड इन द ऑर्गन और इन द ऑब्जेक्ट, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, इनवेरिएबली अफेक्ट द ऑर्गन ऑफ सेंस, बिकॉज व्हेन द ऑर्गन ऑफ सेंस इज नॉर्मल देयर कैन बी नो इल्यूजन सेंसेशन. तो इन तीनों ह्यूमर्स की वजह से ही हमें ऑर्गन इल्यूजन होता है, क्योंकि तभी हमारा इल्यूजन ऑर्गन ऑफ सेंसेस के कारण यानी कि ऑर्गन्स के कारण होता है, सेंसेस के कारण होता है. All these causes of disease down to the internal one are but an exemplification of the possible causes. The word and other causes are added in order to include such organic diseases as the disturbance of visions by jaundice, such objective causes as a rapid movement to and fro. When, example, the firebrand is seen rapidly moving to and fro, we have the illusion of a fiery colored stick. Such external causes are riding on an elephant, and such internal ones as the effect of strong blows on vulnerable parts of body are also included. Cognition, when it is free from illusion called forth by these causes, is perceptive knowledge. So हमने देख लिया है कि perceptive knowledge से हमने सभी तरीके के illusion, चाहे वो illusion object का हो, चाहे वो illusion location से हो, चाहे वो illusion organ से हो, सभी तरीके के illusion को हमने हटा दिया है.